हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक ठाक, बढ़िया सब लोग। चलिए, वेलकम इन साइंस एरा। आप लोगों का साइंस एरा में बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में जो कोलर क्लास की वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ मैं, जिसमें सब लोगों के लिए, क्लास 10 वालों के लिए, क्लास 7 वालों के लिए, क्लास 9 वालों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, और साथ में वो लोग जो इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टेड से देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ राज का बात पता चलेगा। तो आपके सामने ये जो वीडियो है वो वीडियो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के ऊपर है। मतलब ये कि आज हम आप लोगों को ऑपरेशन करके दिखाने जा रहे हैं कि आखिर प्लांट फूड बनाता कैसे है ना? आखिर प्लांट फूड बनाता कैसे और प्लांट फूड बनाता कहाँ पे है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज का डिस्कशन करेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और ये वीडियो आप लोगों के लिए। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि फोटोसिंथेसिस जो क्लास 10 में टॉपिक दिया हुआ है उसमें फोटोसिंथेसिस के एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें 6CO2 12H2O, उसके बाद फिर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, कुछ वाटर इवापोरेटेड होते हैं और कुछ ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ये बात लिखा हुआ और उसमें कुछ 3 इवेंट दिए जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दे रखा है। और उसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट का कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है जो आप देख सकते हैं, उसमें समझ में आपको आ जाएगा। इस वीडियो में मैं उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने वाले वो सारे इवेंट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे आपसे, और बहुत सारे राज से पर्दा उठेगा। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो जहां तक मुझे पता है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो तरह के फेज होते हैं। पहला फेज का नाम फोटोकेमिकल फेज, याद रखना, फोटोकेमिकल फेज। क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे डेंजरस नाम भी आ सकते हैं और कुछ कॉमन नेम भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नाम थोड़ा सा अननोन होगा, अलग होगा, कुछ लोगों के लिए ये नाम पहले से जाना पहचाना होगा। तो ये जो बात में कुछ इसमें से ऐसे बातें होंगी जो क्लास 9 में प्लास्टिड मीन्स बोले तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो बातें डिस्कशन हुई होंगी, और कुछ बातें ऐसे हैं जो क्लास 10 में आप लोगों को जानना है, कुछ बातें ऐसे जो क्लास 10 के आगे वाले। मतलब ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है, जरूरी नहीं कि क्लास 10 के लिए ही होगा, जरूरी नहीं कि क्लास 9 के लिए होगा, ये सब के लिए होगा, बशर्ते कि वो उस वीडियो से मीन्स वो इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन ले और उसको समझे, तब समझ में आएगा। और अगर आप इंजॉयमेंट करने के लिए से बस फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो चलिए, आपको मैंने बताया कि पहला जो मैकेनिज्म में पहला जो काम होता है उसका नाम होता है फोटोकेमिकल फेज, या फिर बोल सकते हैं लाइट रिएक्शंस। और दूसरा काम होता है जिसका नाम होता है बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शंस। तो ये बात मैंने पिछली वीडियो में क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बता रखा है कि लाइट रिएक्शंस होते हैं वो किसमें होते हैं माय डियर? ग्रेनम या ग्रेना में। बिल्कुल सही सुना आपने। क्लोरोप्लास्ट के 2 सेक्शन है, एक का नाम ग्रेनम मैंने बोला था और दूसरा का नाम है आपका स्ट्रोमा रीजन। तो माय डियर, इनसाइड द ग्रेनम के अंदर बहुत सारे स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड है, और उस थैलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स का नाम क्वांटासोम होते हैं, और ये क्वांटासोम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बात? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम के अंदर थैलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर क्वांटासोम। क्यों ये नाम क्यों रखा गया क्वांटासोम? क्लोरोफिल तो आप जानते ही होंगे, जैसा कि आप क्लास 7 वाले स्टूडेंट को पता होगा, क्लास 9 वाले स्टूडेंट को पता होगा, और क्लास 10 वाले स्टूडेंट को पता होगा क्लोरोफिल क्या चीज है। तो चलिए बात करते हैं सनलाइट की बात करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि प्लांट में जो क्लोरोफिल मींस बोले तो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। याद रखना पॉइंट, ये पहला इवेंट है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे सनलाइट से निकला हुआ जो एनर्जी है, जिसको पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसमें आपको बता दिया मैंने कि वेवग्योर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें से ब्लू इंफ्रारेड और रेड जो पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग क्वांटासोम बोलते हैं, इस दोनों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। समझिए बात ना, इस दोनों को एब्जॉर्ब किया जाएगा क्वांटासोम के द्वारा, क्योंकि क्वांटासोम और इस एनर्जी को हम लोग क्वांटा बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं, जिसको पैकेट ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया तो क्लोरोफिल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देगा। बढ़िया समझना, जैसे ही लिया तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके एडीपी, जिसको नाम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, याद रखना एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट नाम पहले सुना है आपको, और आगे इस
लाइव प्रोसेस में आगे मैं बताऊंगा आपको कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या चीज है। बस समझ लीजिए ये एक तरह का एंजाइम है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर क्या बना लेते, एटीपी। याद रखना एटीपी, बिल्कुल सही सुना आपने, एटीपी जिसका नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन या एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और वो खुद बन जाएगा एटीपी। और ये एटीपी जो होंगे इसी के नाम है केमिकल एनर्जी। तो मेरा बात साबित हो गया कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये कब होगा भाई, ये कब होगा, जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को स्टोर कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बात करते हैं उसी लाइट एनर्जी को जब क्लोरोफिल जो नहीं ले पाएगा, उस लाइट एनर्जी से जो वाटर प्लांट जो रूट के थ्रू लेते हैं, है ना, जमीन से रूट के थ्रू सॉइल से जो वाटर लेते हैं, उस वाटर को ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये भी आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया हुआ है। तो यह दो बात आई, पहला क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, वाटर ब्रेक हो रहा है। ये दोनों किससे हो रहे हैं भाई, ये दोनों हो रहे हैं सनलाइट के लाइट एनर्जी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो टूटा, ब्रेक हुआ, वाटर टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, तो ये हाइड्रोजन को एक और एंजाइम है, दैट्स नेम इज NADP, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बोल के, या सिंपली आप समझ लो NADP। ये एक एंजाइम इस हाइड्रोजन को ऐड करके खुद बन जाते NADP में रिड्यूस्ड हो जाते पूरी तरह से। समझ में आ रही बात ना, ये NADP में बन जाते हैं और इस प्रोसेस का नाम होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रही बात ना। अब यहाँ पे NADP, अब ये बोलेंगे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा एडवांस में जा रहा है बहुत कुछ, तो बिल्कुल अब ध्यान से समझेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको दो प्रोडक्ट बना के दिया, एक प्रोडक्ट का नाम है एटीपी फॉर्मेशन होना, दूसरा प्रोडक्ट का नाम मैंने फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। एटीपी जब बन रहा तो उसका नाम हो रहा है कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरा बात हो रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कैसे हुआ, जब वाटर ब्रेक डाउन हुआ। अब यहाँ पे एटीपी और एक तरफ पे NADPH2, ये दोनों जब बन जाएगा, ये सब कहां पे हो रहा है माय डियर, ये सब हो रहा है ग्रेनम में। अब ये ग्रेनम से निकल कर कहां चला जाएगा, स्ट्रोमा में। याद रखना, ग्रेनम से निकल के कहां चला जाएगा, स्ट्रोमा में चला जाएगा। और जब ये स्ट्रोमा में जब ये स्ट्रोमा में चला जाएगा तो स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम जो बैठा हुआ बिल्कुल इंतजार करता रहेगा इस एनर्जी का, जो एटीपी के फॉर्म में होगा और NADPH2 के फॉर्म में होंगे। तो आप बोलेंगे सर ये इंतजार कर क्यों रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज बनने के लिए कार्बन का 6 मॉलिक्यूल चाहिए, हाइड्रोजन का 12 मॉलिक्यूल चाहिए, ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि इक्वेशन आप लोग क्लास 10th में या क्लास 7 की बुक में आप देख सकते हैं, वहां पे 6 CO2 लिखता है, मतलब कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, जिसमें फॉर्मूला है C6, कार्बन का 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का फिर से 6 मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है, लेकिन हाइड्रोजन कहां से आएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये अब प्लांट क्या करेंगे, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और उसी स्टोमाटा से प्लांट फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। दीज आर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब स्टोमाटा के बारे में यहाँ पे बात, स्टोमाटा आई, चूंकि स्टोमाटा भी क्लास 10 में पढ़ना है हल्का फुल्का, तो स्टोमाटा के बारे में मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, जिसमें पूरा डिटेल दे दूंगा मैं। उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा वीडियो देखो सब चीज समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें से जो जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट आप गैदर कर लेना और उससे आप नोट्स बना लेना या उसको समझ लेना, क्योंकि कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप याद नहीं भी करोगे तो भी आपका नोट्स अच्छा होगा, एग्जामिनेशन में सारे पॉइंट आप अच्छे होंगे और आप अच्छा से लिख पाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषण इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर है या नहीं है। तो बात समझ में आ गई माय डियर। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा,
गैदर कर लेगा, पकड़ लेगा कितने कार्बन डाइऑक्साइड को, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेगा। और ये लेने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी एंजाइम है, वो सारे के मदद से सारे कार्बन डाइऑक्साइड को जो अलग अलग फॉर्म में होंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ना शुरू कर देंगे। 6 CO2 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 और ये बहुत सारा CO2 मिलकर क्या बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा आप लोग कि हम जब भी किसी चीज को बनाते हैं, या जब भी किसी चीज को ब्रेक करते हैं, तो आप लोग क्लास 7 या 6 में पढ़े होंगे या 8 में पढ़े होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक वहां पे जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब किए जाते हैं और एक वो चीज होता है जहां पे एनर्जी रिलीज होते हैं। जब एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, जब एंडोथर्मिक होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एंडोथर्मिक कब होंगे, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है और उस तरह के 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो उसके लिए एनर्जी कहां से आएगा, तो मैं आपको पिछले बता चुका हूं मैं कि एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हुआ है। वो सारे एटीपी आके इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, वो बनाएंगे ग्लूकोज। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मींस कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कहां से आया, क्योंकि ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते हैं, वो भी 12 मॉलिक्यूल, तो कहां से आया। तो इसका जवाब है कि मैंने आपको फोटोफॉस्फोरिलेशन बताया था मैंने। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है हाइड्रोजन, किसके साथ, NADP के साथ। तो NADP लेकर आएगा, हाइड्रोजन को देगा और वो खुद फ्री होके फिर से वापस आ जाएगा। और ये साइकिल चलते रहते हैं, NADP प्लस H2 देन NADP H2 और H2 फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को दिया गया और वहां से फिर NADP वापस आ गया। और यहाँ पे ये साइकिल जिसको मैंने बोला था फोटोफॉस्फोरिलेशन, और ये होते रहता है। उसी तरह से ATP जब वो ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों फिर से ब्रेक होगा और फिर वापस चला जाएगा कहां पे, गिरेनम में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि गिरेनम में ADP से ATP बनता है और ATP बनने के बाद ये कहां आ जाता है माय डियर, स्ट्रोमा में आ जाते हैं। उसी तरह से NADP और H2 मिलकर NADP H2 जो कि ग्रेनम में होते हैं, वहां से निकलकर कहां पे आ जाते हैं, स्ट्रोमा में आ जाते हैं। और स्ट्रोमा में इस दोनों से इंपॉर्टेंट चीज लेकर फिर से वो उसी फॉर्म में बना देते हैं और इस तरह से साइकिल चलते रहता है। लेकिन स्ट्रोमा में बस वीडियो खत्म हो रहा है, लास्ट हो रहा है। स्ट्रोमा में क्या बात हुई, स्ट्रोमा के अंदर 6 CO2 मींस कार्बन का 6 मॉलिक्यूल आपस में ऐड किया गया और NADP ने 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को दिया और इस तरह से मेरा ग्लूकोज का सिंबल, ग्लूकोज का फॉर्मूला रेडी होकर रह गया। और ये जो पूरा जो चार्ट चल रहा है जिसमें RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर, है ना, क्या बनाए जा रहे हैं ग्लूकोज। तो इस पूरे साइकिल को कहा जाता है कैल्विन साइकिल, याद रखना कैल्विन साइकिल बोला जाता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रोमा के अंदर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, और ये सारा खेला कहाँ पे चल रहा है, ये सारे गेम कहाँ पे हो रहे हैं, ये सारे स्टोरी कहानियां हो कहाँ पे रही है, ये सारे हो रहे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट इस ग्लूकोज को अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में जमा कर लेते हैं। याद रखना, स्टार्च के फॉर्म में वो क्या करेंगे, जमा करके वो रख लेंगे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और उसके बाद ये प्रोसेस चलते रहेगा, फिर वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर लाइट एनर्जी, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, इधर से ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिलीज होंगे, जो प्रोसेस का नाम होंगे ट्रांसपीरेशन। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, पूरा कहानी खत्म हो गया आपका कि कैसे बनते हैं ग्लूकोज। तो सनलाइट एब्जॉर्ब होते हैं और ये चला जाता है किसमें, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में ऑलरेडी एक साइकिल चलता है जिस साइकिल का नाम होगा कैल्विन साइकिल। तो बात क्लियर होगी। अब बात आ जाते हैं, तो अब यहाँ पे मेरा पूरा फोटोसिंथेसिस का लास्ट टॉपिक चल रहा है, अब ये खत्म हो जाएगा। अब मैं कुछ बात इंपॉर्टेंट बात कर लूं मैं, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पे क्या क्या चीज बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पहला नाम है सनलाइट, कि अगर सनलाइट नहीं होंगे, सनलाइट स्टॉप हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको मैंने आपको बताया था, ये क्लास 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होगा क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्लोरोफिल नहीं रहेगा भैया तो कैसे वो एनर्जी बनाएगा, क्योंकि सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप जी रहे हो तो एनर्जी चाहिए, आप खा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप हर काम कर रहे हो, एनर्जी चाहिए। तो उसी तरह से क्लोरोफिल
क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई होगी। और तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा वाटर। ये चार चीज प्लांट को चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर फोटोसिंथेसिस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने जा रहा। बात समझ में आ गई बात आपको। ये चार चीज के लिए फोटोसिंथेसिस होंगे, नहीं हो, मतलब होंगे तो बनेगा, होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। एक भी यहाँ से घटा, वाटर गया तो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं रहा तब भी नहीं होगा, और सनलाइट नहीं रहा तब भी नहीं होगा। चार चीज जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो, मेरा वीडियो किन्हीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकते हैं, किन्हीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अपनी वीडियो में सारी चीजें डाल दिया मैंने, ताकि अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे, जैसे एनटीएससी वगैरह जा रहे, या फिर और भी कुछ कॉम्पिटिशन में जा रहे, तो इस वीडियो से उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए बहुत अच्छा से कंसेंट्रेट होकर ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दो बात बताया कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस होने के लिए फोटोकेमिकल फेज, मतलब कि लाइट रिएक्शन होना जरूरी, जो कहाँ पे होंगे माय डियर, वो ग्रेनम में होंगे। और दूसरा था बायोसिंथेटिक फेज, जिसको डार्क रिएक्शन बोले, वो कहाँ पे होंगे, स्ट्रोमा में होंगे। और ये दोनों ग्रेना और स्ट्रोमा, ये दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्या फोटोसिंथेसिस, कुछ लोग बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस बहुत हार्ड हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सब लोगों के लिए जरूरी है कि वो समझे कि आप जो भोजन खा रहे हैं ना, अगर कोई बोलते हैं कि हम पूरी तरह से शाकाहारी नहीं मांसाहारी है, माय डियर स्टूडेंट, जिस मांसाहारी को, जैसे कि आप मीट, मछली, अंडा, मुर्गी, जो भी चीज खाते हैं आप लोग, वो सारी चीजें ऑलरेडी हर्बीवोरस होंगे, याद रखना, मीन्स वो शाकाहारी होंगे। मतलब कि अगर आप ये मानते हो कि मैं साग सब्जी नहीं खाता, मैं मीट मछली पे ही डिपेंडेंट होता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको ये सोचने में गलतफहमी होगी कि ये मीट मछली अंडा वाले जो है वही साग सब्जी को खाकर अपनी बॉडी में स्टोर कर ले रहे हैं, और उसी चीज को फिर वापस आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं। तो यहाँ पे कहा है, मतलब यहाँ पे बताने की बात यह है कि आप जाने या अनजाने में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में प्लांट को ही खा रहे हैं। अगर आप प्लांट डायरेक्टली ले रहे हो तो स्टार्च आपके बॉडी में आकर ग्लाइकोजन बन के आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। और अगर आप, बात ध्यान से सुनना, और अगर आप एनिमल्स बॉडी को खा रहे हैं या एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसमें जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो आपके बॉडी में आकर आपके बॉडी के हिसाब से ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मिला जुला एक बात समझ लीजिए कि प्लांट है धरती पे तो आप है, प्लांट है तो हमारे वजूद है, प्लांट नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि प्लांट हम लोगों को देता, पहला नंबर देता है क्या भाई, ऑक्सीजन। क्योंकि सांस आप अपने की फूड भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, बिल्कुल सही बात। लेकिन फूड और पानी को नहीं लेने के, अगर नहीं लेते हम तो हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन एक सेकंड भी अगर रोकते हैं आप तो आप मर जाएंगे, मीन्स हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको स्टोमाटा में लेकर आऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या चीज है, मैं बताऊंगा कि लंग्स में होता क्या है, कि मैं बताऊंगा कि आप ऑक्सीजन लेते हो, सांस तो ले रहे हो, सांस में जा क्या रहा है, मैं उसके बारे में पूरा राज में बोलिए उसका पूरा, उसके अंदर जो छिपा हुआ चीज है वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। क्योंकि हो सकता है कि आपके यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज होंगे जो आपको बस टू दी पॉइंट बताया जाता है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो चीज वो सब आपको दूं, ताकि आपके जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो वीडियो में सिर्फ उसके क्वेश्चंस ही बने, जरूरी ये है कि आपके लाइफ में जो जो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बच्चा पास कर जाए, पढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चे लाइफ में पास कर जाए, लाइफ में कुछ गेन कर जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं ले आ रहा हूं कि आप पास कर जाए, बस इसलिए भी ला रहा हूं मैं कि आपके लाइफ में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं मैं, जैसे मैंने शुरू किया था कि ऑक्सीजन जरूरी है, और दूसरा बात क्या है कि ऑक्सीजन हो जाए तो फिर क्या बनता है, फिर क्या जरूरत पड़ेगी कि हमको फूड जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फूड नहीं रहेगा तो एनर्जी बनेंगे कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन तभी इंपॉर्टेंट होंगे जब फूड इंपॉर्टेंट होंगे। और तीसरा बात है फ्यूल, फ्यूल समझते हैं ना, लकड़ी जलाकर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आएगा प्लांट हम लोग ये तीन चीज जो देते हैं, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ, मैं एक इसके लिए कोटेशन देना चाहता हूँ मैं, कि प्लांट जो है, ये धरती, ये अर्थ प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं,
और प्लांट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। शायद ये किसी शायर ने बोला होगा कि मैं एक सायादार पेड़ हूं, जमाने के काम आऊं, कि जब मैं जीवित रहूं तो मैं किसी को साया दूं। मैं साया समझते हैं, शेड जिसको बोलते हैं। कभी मैं उसको ऑक्सीजन दूं, कभी मैं उसको फूड दूं, वो सारी चीज वो देना चाहते हैं वो। और लब भी बोलते हैं, शायर क्या बोलते हैं पेड़ को देखकर, कि पेड़ के लिए वो बोलते हैं कि मैं सायादार पेड़ हूं, जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। मतलब ये कि प्लांट जब जीवित रहता है तब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जब प्लांट मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया होगा। तो ये मेरे को जो अच्छा लगा, मैं ये नहीं देखना चाहता कि कौन क्या पढ़ाता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे क्या आता है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर में क्या दे दूँ जिसके वजह से मेरे रहने ना रहने की बिना पे कोई तो बंदा ऐसा होगा जो मेरे तरह जानता होगा या मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा जानता होगा। क्योंकि जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को जनाना इंपॉर्टेंट है। कि मैं बहुत अच्छा टीचर तब बन पाऊंगा जब मैं सारे बच्चों को, सारे लोगों को कुछ एक नया मीन्स उस वर्ल्ड की चीज़ों को मैं दे पाऊँ जो चीज़ इस दुनिया में सीक्रेट है, और जो गॉड ने हम लोगों को दिया कि जाओ चेक करो क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो शायद मेरे को ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में जो मैं स्टोमाटा के लिए लेकर आऊँगा। तो आज मेरा ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप होता है, तब तक के लिए गुड बाय।